फिर हम लोग पढ़े थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। ऑनलाइन स्टूडेंट चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। लुविया, माही, नव्या, तेजस, चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। ओके, ठीक है। ठीक ना। तो हम लोग स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हम लोग पढ़े थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कितना तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े हैं अभी तक? 4 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग लास्ट जो पढ़े थे डेट वाज मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। मेटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता था कि जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो सब चीज़ों को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना जरूरी, राइट। अब कोई चीज़ हमारे लिए मटेरियल है या नहीं है, वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। हो सकता है कोई चीज़ हमारे लिए मटेरियल हो लेकिन दूसरों के लिए मटेरियल, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़े थे। टुडे विल स्टार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। तो लिखेंगे पांचवा अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जिनका फर्स्ट क्लास है वीडियो देख लेना, वीडियो का लिंक भेजा था आशना। कंप्लीट द क्लासेस फ्रॉम द वीडियो। हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का 2 क्लास हुआ है, दिस इज द थर्ड क्लास। वो 4 तो प्रिंसिपल पढ़े थे। टुडे वी आर रीडिंग द फिफ्थ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सारा क्लासेस वीडियो से देखना, देखना। पांचवा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉल्ड एज प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है प्रूडेंस, आल्सो कॉल्ड एज कंजर्वेटिज्म, ठीक है। तो देखना व्हाट इज प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। इन एग्जांपल देता हूं तुमको, 2 एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा व्हाट इज प्रूडेंस और व्हाट इज कंजर्वेटिव, राइट। देखना फॉर एग्जांपल, सपोज सपोज बर्थडे आने वाला है। किसका बर्थडे आने वाला है तुम में से? क्या आने वाले? एक दो आने वाला है शिव बर्थडे। कब है आदित्य बर्थडे बताओ? फेब में? बहुत दूर है अभी तो। फेब में, नवंबर, ठीक है, चलो नवंबर में बर्थडे आने वाला है, ठीक है। तो नवंबर में सपोज हमारा जो है बर्थडे आने वाला है, ठीक है। नवंबर में बर्थडे आने वाला है। अभी चल रहा है क्या? अप्रैल, ठीक है। अब अप्रैल से हम देखें कि अभी आने वाले 6-7 महीना बाद जो है बर्थडे आने वाला है, और बर्थडे आएगा तो बर्थडे पार्टी देना पड़ेगा। हाँ, बर्थडे पार्टी देना पड़ेगा। बर्थडे पार्टी देना पड़ता है, खाए लोगों का, है ना। दूसरे के बर्थडे पार्टी क्यों देना पड़ता है? बर्थडे पार्टी देने का एक ही रीजन है, क्योंकि हम दूसरों के बर्थडे में गए थे। तो अगर हम दूसरों के बर्थडे में गए थे तो हमको भी बुलाना पड़ेगा, राइट। तो बर्थडे पार्टी देना पड़ेगा। तो अब ये हिसाब लगाई कि बर्थडे में सबको सिल्वर मून लेके जाएगी, ठीक है। क्लास में सबको लेके जाएगी, मुझे भी लेके जाएगी, ऑनलाइन वालों को भी सबको लेके जाएगी, ठीक है।
सिल्वर मून लेके जाएगी सब, ये हिसाब लगाई, सिल्वर मून लेके जाएगी तो ठीक है, सिल्वर मून लेके जाएगी तो बिल आएगा, अच्छा खासा बिल आएगा, ठीक है। ये हिसाब की बैठो बैठो, परसेंट जो आया आया, आप कॉमर्स ही पढ़ना है सबको, छोड़ दो परसेंट, छोड़ दो, ये कितना परसेंट आया छोड़ दो। तो सिल्वर मून लेके जाएगी बर्थडे पार्टी में, 5,000 रुपया बिल आएगा, आएगा 5,000 कम से, क्या नाम है तुम्हारा, तो 5,000 रुपया बिल आएगा कम से कम, ठीक है। 10-12 जन को लेके जाएगी तो 5,000 रुपया बिल तो आना ही है, ठीक है। तो अब ये देखिए कि फ्यूचर में एक खर्चा होने वाला है, या फ्यूचर में मैं बोलूं तो एक नुकसान होने वाला है ना। फ्यूचर में क्या दिख रहा है, खर्चा दिख रहा है, फ्यूचर में एक नुकसान दिख रहा है, आज से 6 महीना बाद 7 महीना बाद तो दिख रहा है कि एक खर्चा होने वाला है, या फ्यूचर में एक नुकसान होने वाला है बेसिकली। बात मत करो बीच में, बातचीत। फ्यूचर में 5,000 का नुकसान होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, हम आज से क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना, सेविंग करना शुरू कर देते। ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि अगर हमको दिख रहा है कि फ्यूचर में कोई नुकसान होने वाला है, या फ्यूचर में कोई खर्चा होने वाला है, फ्यूचर में कुछ पैसा देना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, पहले दिनों से, स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू कर देते। ये हमारा ह्यूमन मेंटालिटी, राइट। अकाउंट्स में यही बोलता है कि अगर फ्यूचर में कोई खर्चा है, फ्यूचर में कोई नुकसान दिख रहा है, तो उसके लिए तैयार हो जाओ, कि आज से पैसा जमा करना शुरू कर दो, इस फ्यूचर के लॉस को है कवर करने की। क्लियर है, ये गया पहला एग्जांपल। तो प्रूडेंस क्या बोलता है, प्रूडेंस दो चीज बोलता है, पहला है, एक और चीज बताऊंगा, ठीक है। प्रूडेंस दो चीज बोलता है। प्रूडेंस पहला चीज जो बोलता है कि अगर फ्यूचर में कोई भी नुकसान होने वाला है, या फ्यूचर में कोई भी खर्चा होने वाला है, तो हम उसके पहले से तैयार हो जाएंगे, तो पहले से रिकॉर्ड कर लेंगे, पहले से पैसा जमा करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये देखिए कि 6 महीना बाद बर्थडे पार्टी देना है, 5,000 रुपये लगेगा, आज से वो पैसा जमा करना शुरू कर दी है, 5,000 रुपया कहाँ से आएगा ये डिसाइड करना, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम, ठीक है। सोचो लो, काव्या गया, अभी यहाँ लक्ष्मी मंदिर का ओपनिंग होने वाला है बरगढ़ में, काली मंदिर, इधर जो लक्ष्मी मंदिर है, ठीक है। लक्ष्मी मंदिर का ओपनिंग, वहां पे क्या लॉटरी बांट रहे हैं, ठीक है। 100 रुपए का लॉटरी टिकट, बाबा को दिखाया होगा, ठीक है। बाबा बोला 100 रुपए का लॉटरी टिकट खरीद, 10 लाख का इनाम। तो ये क्या किया, मंदिर जाके 100 रुपए का लॉटरी, क्या सोचकर, 10 लाख रुपए का इनाम वाला है, ठीक है। बाबा बोलते हैं, पंडित को दिखाया, पंडित बोला है कि का लॉटरी टिकट खरीद, 10 लाख इनाम मिले, ठीक है। तो 100 रुपया खर्चा किया लॉटरी टिकट। अब लॉटरी का रिजल्ट जो है 2 महीना बाद आने वाला है, 2 महीना बाद लॉटरी का टिकट का रिजल्ट आएगा, इसको इनाम मिला पता चलेगा। अब बताओ, काव्या को आज से पैसा खर्चा करना शुरू कर देना चाहिए ये सोचकर कि 10 लाख आने वाला है, या फिर वेट करना चाहिए लॉटरी निकलने का, के बाद खर्चा करना चाहिए। क्या करना चाहिए काव्या को, वेट करना चाहिए, लॉटरी निकलेगा बोल के खर्चा कर दिए, लॉटरी नहीं निकला तो प्रूडेंस दूसरा बात जो बोलता है वो ये कि अगर फ्यूचर में कोई पैसा आने वाला है, फ्यूचर में कोई कमाई होने वाला है, फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट अगर होगा दिख रहा है, उसको अभी से रिकॉर्ड मत करो, पहले प्रॉफिट हो जाने दो, के बाद उसको रिकॉर्ड करें। प्रूडेंस दो चीज बोलता है, एक बोलता है एक्सपेक्टेड एक्सपेंस के लिए, फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंस का क्या करना है, फ्यूचर में जो खर्चा होने वाला है उसका क्या करना है, ठीक है। और दूसरा, फ्यूचर में जो फायदा होने वाला है, फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स होने वाला है उसका क्या करना है, ठीक है। प्रूडेंस फ्यूचर के बारे में बताता है। प्रूडेंस क्या बोलता है, अगर फ्यूचर में खर्चा होने वाला है, तो उसके लिए आज से तैयार होना जरूरी है, कि आज से तैयार होकर पैसा जमा करना जरूरी, राइट। प्रूडेंस बोलता है
कोई भी फ्यूचर में एक्सपेक्टेड खर्चा अगर होने वाला है वो आज से रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होने वाला है, फ्यूचर में कोई फायदा होने वाला है, वो अभी से रिकॉर्ड मत करो, पहले प्रॉफिट सच में हो जाने दो। अगर प्रॉफिट हो गया तो हम उसको रिकॉर्ड करें। सिंपल सा लाइन बोलता है प्रूडेंस, डोंट रिकॉर्ड फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ओनली रिकॉर्ड फ्यूचर। रही है, समझ आ गया होगा। प्रूडेंस का हिंदी बोलो तो प्रूडेंस का मतलब होता है वो पर्सन जो सेंसिबल होता है, सोच समझ के डिसीजन लेता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज प्रूडेंस। ठीक है, तो प्रूडेंट आदमी उसको बोलते हैं जो सेंसिबल होता है, जो सोच, यहाँ पे देखो हम सोच समझ के डिसीजंस ले रहे हैं। फ्यूचर में खर्चा होने वाला है तो पहले से रिकॉर्ड कर रहे हैं, पहले से तैयार हो रहे हैं खर्चा के लिए, पैसा जमा करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में फायदा होने वाला है, एक्साइटेड नहीं हो रहे, वेट कर, फायदा होने दो, हो गया तो फिर उसको रिकॉर्ड। क्लियर है, तो एक सेंसिबल पर्सन ऐसा ही करता है नॉर्मल लाइफ। क्लियर, इसके लिए कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। व्हाट इज कंजर्वेटिज्म सुने होगे अगर, बचा के चलना, जैसे है ना, रिसोर्सेस को कंजर्व करना जरूरी है, मतलब रिसोर्सेस को बचाना जरूरी है फॉर द फ्यूचर जनरेशन। बचा के चलना इज कॉल्ड एज कंजर्व। वहीं से कंजर्व से आता है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब है बच बच के चलना, बचाव करके चलना, कॉल्ड एज कंजर्वेटिव। हम बच बच के चल रहे हैं, देखो नुकसान होने वाला है तो पहले से रिकॉर्ड कर लिए, और फायदा होने वाला है तो पहले से रिकॉर्ड। होल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस और कंजर्व। ठीक है, फिल राइट, व्हाट इज, और सिंपल सा बात है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी लिखा, एग्जाम्पल अभी नहीं समझाया हूं मैं, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल। बाकी सब हो गया है, बाकी ऊपर का हम लिखना बाकी है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू कैन स्टार्ट राइटिंग पॉइंट नंबर ई, प्रूडेंस और कंजर्वेटिव। आंसू नहीं, खेलो नहीं, दिखलाए हैं सभी, क्या पड़ता है। ऑनलाइन स्टूडेंट मार्क्स इफ या कौन कौन कितना आया है, स्टार्टिंग फ्रॉम, ऑनलाइन में भी बता सकते हो थोड़ा बहुत। तेजस वेरी गुड, 92, 84, अशना वेरी गुड, 85%, 89, हाँ ही यू कैन, तो अच्छा अच्छा लाया था, ट्रैक रिकॉर्ड है ना, फिर गधे बच्चे कॉमर्स लेते हैं, ऐसा नहीं है बोले ना, होशियार बच्चे। ठीक है, ये लिख लो, एक बात बताता हूँ फिर, ऐसे ही
इन जनरल। लिखो फटाफट, लिखो, मैं बता। विल मेक यू एक्सप्लेन हाउ क्लास 11 इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। क्लास 11 सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी, बाकी कहीं कोई भी इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी ना, क्लास 11 सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी। विल ऑल्सो फील इट। देखना, ये हो गया क्या, लिख लिया? 2 मिनट लिखो, थोड़ा बताता हूँ। क्लास 11 कैसे, मैं मार्क्स पूछ रहा, क्लास 11 द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, देन इज ओनली वन। अभी तक क्या होता था, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे अगर सोचो एग्जाम्पल 7th क्लास में वो अच्छे से पढ़ा, ठीक है, क्लास में सोचो 6 क्लास 7 क्लास में लेट में अच्छे था, कोई भी रीजन, मन नहीं था या पढ़े या कोई भी रीजन, 7 कोई भी एक क्लास में अच्छे से। अब क्या प्रॉब्लम होता है, अगर 8 में हम अच्छे से पढ़ना भी चाहें तो 7 से बहुत सारा चीज रिलेटेड होता है। ठीक है, बहुत सारा ऐसा टॉपिक्स होता है जो 7 से रिलेटेड, जैसे मैथ्स में काफी कुछ 7 से रिलेटेड है, तो हमको बेसिक ही पता है 7th का, तो हम 8 में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्या हम 8 में अच्छे से नहीं पढ़े तो हम 9th में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हम 9th में सीरियस है, पढ़ना चाहते हैं, बट स्टिल हम उतना अच्छा कर नहीं पा रहे। रीजन ये है, हमको समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आने का रीजन क्या है, हम लास्ट क्लासेस में से पढ़े, अब नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, लेकिन अब तो पढ़ना चाहते हैं तो भी नहीं पढ़ पा रहे। रीजन, हम पुराने सालों में अच्छे से नहीं, या 9th में अच्छे से नहीं पढ़े तो हम 10th में कितना भी सीरियस हो जाए, बट फिर भी हम जो स्टार्टिंग से अच्छा पढ़ रहा उनसे compete नहीं कर पा रहे। रीजन, स्टार्टिंग से अच्छा पढ़ रहे हैं और हम, हमारा बेसिक थोड़ा सा वीक है, तो बेसिक वीक है तो हम चाह के भी जितना भी अच्छा कोशिश कर लें, जितना भी compete कर लें, हम उनके साथ compete कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई 90-95% का स्टूडेंट है, स्टार्टिंग से अच्छा पढ़ता है, तो हम उनसे compete ही नहीं कर पा रहे। बिलोंगिंग टू 70-80-85% कैटेगरी compete ही नहीं कर सक रहे, क्योंकि हम बेसिक में कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे। ठीक है, बट नाउ क्लास 11th टेकिंग कॉमर्स, नाउ क्लास 11th इज फॉर एवरीवन। क्लास 11th कॉमर्स इज न्यू फॉर एवरीवन, सबके लिए नया है ये। जो 95% का स्टूडेंट है वो भी मेरे से पहला दिन पढ़ा है व्हाट इज कैपिटल, कैपिटल क्या होता है उसको भी वहीं से पढ़ाया हूँ। और जो 70-80 या 85% आया है वो भी वहीं से पढ़ाया हूँ व्हाट इज कैपिटल। तो नाउ इट इज एन अपॉर्चुनिटी, अब यहाँ से कम हम लोग सबके साथ compete कर सकते। रीजन, अब कोई भी हमसे आगे नहीं है, पहले से स्टार्टिंग लाइन सबके लिए सेम है। पहले क्या हो रहा था, 9th में या 10th में कुछ बच्चे बचपन से अच्छा पढ़ रहे हैं तो हम उनसे compete नहीं कर पा रहे, उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, हमारा बेसिक कमजोर हो गया है। ठीक है, बट अब 11th के अंदर सबके लिए कॉमर्स नया है। कोई 10th क्लास तक कॉमर्स पढ़ा नहीं है, ना कोई अकाउंट्स पढ़ा था, ना कोई स्टडीज पढ़ा था, ना कोई कोई नहीं पढ़ा है। ठीक है, इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत कहीं होगा अभी तो थोड़ा बहुत, लेकिन डिटेल में कहीं नहीं पढ़े हो। ठीक है, तो नाउ इट इज फॉर एवरीवन। जो 95% का student है उसको भी स्टार्टिंग से पढ़ना है, और जो 70 या 80% आया है 10th स्टार्टिंग से। अगर अब हम चाहें तो मेरा ये बोलना है कि नाउ वी कैन compete विद अदर्स, अदर्स बाकियों के साथ compete कर पाएंगे अगर हम सीरियसली पढ़ेंगे तो। रीजन यही है, अब कोई हमसे आगे नहीं है, बिकॉज कॉमर्स सबके लिए नया है, स्टार्टिंग से पढ़ा नहीं है, किसी को भी कुछ नॉलेज नहीं।
इज न्यू फॉर एवरीवन, राइट? समझ में आ रहा है? यही यही सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है 11th ही। आप अगर 11th में नहीं किए अच्छे से, 12th में सोचोगे पढ़ूंगा, फिर वही प्रॉब्लम होगा जो यहाँ होता था। 11th में तुम अच्छे से पढ़े नहीं, 12th में फिर तुमसे कोई स्टार्टिंग से ही पहले से स्ट्रांग है, तुम कोई 11th अच्छे से पढ़ा, उसका बेसिक स्ट्रांग है, जो प्रॉब्लम 8 9 10 में करते हुए आए हो, वो प्रॉब्लम अगेन 12th एंड ऑनवर्ड्स फेस करते रहोगे जिंदगी, राइट? बट 11th एक ऐसा मौका है जहां पर हम सब एक साथ हैं, कोई भी हमसे आगे नहीं है। तो अब हम यहाँ पे मेहनत करें अच्छे से पढ़ के, हम 100% को बचपन से जानवे लाता है, हम उनसे आगे जा सकते हैं, राइट? अब सबके लिए ऐसा क्यों बता रहा हूँ पता है? सिर्फ एक ही रीजन है कि मैं खुद ही इम्प्लीमेंट किया हूँ। ठीक है, देखो जो मैं फेस किया था, सच बता रहा हूँ, 10th क्लास तक मैं उतना अच्छा पढ़ता भी नहीं था। आई वॉज नॉट दैट ग्रेट स्टूडेंट। तो को मैं परसेंट पूछा है, तुम कम ही लाया था परसेंट, उससे ज्यादा लाया था, कुछ लाया था, बीच 580 से लाया था, उससे ज्यादा मैं लाया भी नहीं था। तो कितने तेरे से ज्यादा लाया? 95 90, तेरे से ज्यादा मार्क लाने, ठीक है। बट 11th में 12th में यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ। यहाँ पे मुझे महसूस हुआ कोई आगे है ही नहीं, सब साथ में है। यहाँ पे अगर हम मेहनत करते तो हम बहुतों से आगे, राइट? तो वो जो बच्चे लोग यहाँ पे मेरे से बहुत आगे थे, यहाँ पे 12th आते आते लोग मेरे से कम मार्क्स, यही है। 11 12 है, वो भी पढ़े, हम भी पढ़े, ज़्यादा अच्छे से पढ़े हम, तो 12th में ज़्यादा मार्क्स आया। जबकि 10th में वो लोग मेरे से 5 5 6 6% 7 7% ज़्यादा लाए हैं, और 12th में वही लोग 2% 5% कम लाए, राइट? तो क्या बोलना है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, जो लाया है 82 लाया है 85 लाया है, 100% जो 90 लाए हम उनसे ज़्यादा ला पाएंगे, राइट? आ गया ये थोड़ा मोटिवेशन, बाकी आगे बढ़ते, देखना। मोटिवेशन एक बात बता, हमेशा इंटरनल होता है, ये बात याद रखना। अगर जैसे मैं अभी तुमको मोटिवेट कर रहा हूँ, पढ़ो, अभी तुम, अरे पूरा पढ़ना चालू, ये 2 दिन चलेगा बंद, सब खुश हो जाएगा, ठीक है। मोटिवेशन इज इंटरनल ऑलवेज, मोटिवेशन कैन नॉट बी एक्सटर्नल। बाहर वाला बोलेगा पढ़ो 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 पढ़ो, नहीं होगा पढ़ाई। तुमको खुद को अंदर से फील होगा कि हाँ पढ़ना है, लगेगा पढ़ना जरूरी है, तभी पढ़ाई होगा, राइट? अगर मैं बोलूंगा तो कुछ, मैं बोलूंगा तो अभी 2 घंटा होगा, अभी 6 बजे बोला हूँ, 8 बजे तक याद रहेगा। 8 बजे स्कूल घूमे, 2 राउंड मारे, खत्म, मेरा बातचीत उठ गया सारा। अब जो तुम सोचते हो वही काम आएगा, ठीक है। अब मैं क्या बोला था, सब वेस्ट ऑफ टाइम है, क्लियर है ये? जो मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ी देर रहेगा, अगर तुम सच में वो बात को फील करोगे, सच में करोगे, तब वो तुम्हारे साथ ज्यादा, ठीक है। देखना, तो स्टार्ट करते हैं। पहला 2 बात मैं बता दिया, एग्जाम्पल अभी बताऊंगा, ठीक है। मैं रीड करते हैं, पहला 2 लाइन समझ में आया कि नहीं? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, विच प्रिंसिपल? प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म? डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट्स। क्या बोल रहा है? फ्यूचर प्रॉफिट्स को एंटिसिपेट मत करो, फ्यूचर प्रॉफिट्स को प्रेडिक्ट मत करो, फ्यूचर प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड मत करो, बट प्रोवाइड फॉर फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस। अगर फ्यूचर में लॉस होने वाला है, उसको हम पहले से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अदर वर्ड्स, इट रिकॉर्ड्स ऑल पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस। सारा फ्यूचर लॉसेस को तो रिकॉर्ड करता है, बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड, क्लियर है? द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिव, क्लियर है? नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल रिटन। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, वो प्रूडेंस के बारे में क्या बता रहा है, हम समझने का कोशिश, देखना। यहाँ पे कुछ एक लाइन बोला है कि गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है, प्रूडेंस के वजह से। इसका क्या मतलब है, देखते हैं एक बार, देखना ध्यान से। 2 केस बता रहा हूं, सोच लो मैं कोई सामान खरीदा 100 रुपए में, ठीक है, सामान में खरीदा 100 रुपए में, राइट? सोच लो ये मार्कर, ये पेन में खरीदा 100 रुपए, पेन खरीदा हूं आगे बेचने के लिए।
अब मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में ये पेन जो है इसका मार्केट में आजकल और डिमांड नहीं, ये पेन आजकल और कोई नहीं खरीदता। मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में ये पेन जो है ये तो 80 रुपये में बिके। 100 में खरीदा था, लेकिन अब इसका मार्केट में डिमांड खत्म हो गया, ये पेन का कोई नहीं खरीदता, डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में कितना मैं बेच पाऊंगा, कितना मैं बेच पाऊंगा 80। क्या है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, लग रहा है 80 रुपये में बिके। ठीक है, क्या लग रहा है फ्यूचर में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा फ्यूचर में। कितना रुपए का लॉस होगा फ्यूचर में? 20 रुपए का। प्रूडेंस क्या बोलता है, इसको रिकॉर्ड करें कि नहीं करें? कर लेंगे। प्रूडेंस बोलता है इसको रिकॉर्ड करो, फ्यूचर में लॉस है, इसको रिकॉर्ड करो। तो मैं क्या करूंगा, आज से ही गुड्स का वैल्यू कितना कर दूंगा, 100 की जगह गुड्स का वैल्यू 80 कर दूंगा। ठीक है, और आज से ही क्या करूंगा, 20 रुपए का जो लॉस है उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर ये पहला सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन, सोच लो मैं कोई सामान खरीदा 200 रुपए में। ठीक है, पेन खरीदा लेट से 200 में, मुझे लग रहा है कि ये पेन फ्यूचर में 300 में बिकेगा। मार्केट में बहुत डिमांड है इसका आजकल, तो में बिकेगा लग रहा है। ठीक है, मेरा एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है 300। क्या लगता है फ्यूचर में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। तो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है देयर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज। स्टूडेंट्स क्या बोलता है, प्रॉफिट को रिकॉर्ड करें या नहीं करें? हाँ ना, प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करो, वेट करो, 300 में सेल हो जाने दो, फिर रिकॉर्ड करना। एडवांस में रिकॉर्ड मत करो प्रॉफिट को। ठीक है, तो अभी से हम प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अभी से गुड्स का वैल्यू 300 नहीं करेंगे, 200 ही रहने देंगे, तो नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान देना, गुड्स का वैल्यू कितना रिकॉर्ड करेंगे, ध्यान से देखना आप। ठीक है, पहला सिचुएशन देखना, गुड्स का वैल्यू हम कितना रिकॉर्ड किए, 80 रिकॉर्ड किए। 80 क्या है देखना, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, दोनों में से जो कम है, कौन सा कम है दोनों में से? 80, तो 80 में रिकॉर्ड किए। सेकेंड सिचुएशन, कॉस्ट प्राइस 200, सेलिंग प्राइस 300, विच एवर इज लोअर, कौन सा कम है? 200 कम है, तो गुड्स को रिकॉर्ड। इसीलिए हम गुड्स को हमेशा कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस एवर इज। समझ में आ रहा है, हमेशा गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं किसमें, जितना में खरीदे या जितना में बेचेंगे, दोनों में से जो लोअर हो। क्लियर है? ये रीजन क्या है इसका, रीजन है प्रूडेंस। ठीक है, अगर 100 में खरीदे और 80 में बेचेंगे लग रहा है, फ्यूचर में लॉस होने वाला है, लॉस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 100 या 80, विच एवर इज लोअर, 80 इज लोअर, विल रिकॉर्ड इट एट। सेकेंड सिचुएशन, कॉस्ट है 200, सेलिंग प्राइस है 300, विच एवर इज लोअर, विच वन इज लोअर, 200 इज लोअर, रिकॉर्ड इट एट। क्लियर है, प्रूडेंस के वजह से गुड्स को वैल्यू किया जाता है, गुड्स रिकॉर्ड किया जाता है एट कॉस्ट प्राइस और एट सेलिंग प्राइस, विच एवर इज लोअर। लोअर समझ तो कम है। क्लियर है, दिस इज द फिफ्थ अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉल्ड एज प्रूडेंस और कंजर्वेटिव। क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्लियर है कि नहीं, देखना थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट विल राइट पॉइंट नंबर, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। Point number 6, very interesting and very easy, called as revenue recognition principle. ठीक है, कॉन्सेप्ट का नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स। ठीक है, here the word revenue, सेल्स, ना सामान हम बेचे, जो गुड्स हम बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेल्स। और रिकॉग्निशन का मतलब होता है रिकॉर्ड।
रेवेन्यू रिकॉग्निशन हमको बताता है कि सेल्स को कब रिकॉर्ड करना है, व्हेन द सेल्स रिकॉर्डेड। जब 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 हम सामान बेच रहे हैं तो सामान बेचे बोल के कब लिखें, व्हेन वी विल रिकॉर्ड दैट द सेल्स हैज बीन। ठीक है, यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। एक, सेल्स या तो हम लिखेंगे जिस दिन सामान बेचे, या फिर हम लिखेंगे जिस दिन पैसा मिला। तो अकाउंट्स के अंदर हमेशा हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं दिन ट्रांजैक्शन होता है, ना कि दिन पैसा मिलता है। पैसा मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड होता है जब एक्चुअल में वो ट्रांजैक्शन हुआ, ना कि जब उसके बदले पैसा मिला। समझ में आ रहा है? इसका मतलब जैसे दो एग्जांपल देता हूँ। सोच लो आज दुकान में कस्टमर आया, आज कितना तारीख है, 15 अप्रैल। ठीक है, आज 15/4/26। आज मेरे दुकान में कस्टमर आया, मैं उसको 10,000 का सामान बेचा। ठीक है, क्रेडिट में। किसमें बेचा? क्रेडिट में। उधारी में बेचा 10,000 का सामान। वो पैसा मुझे कब देगा? लेट से 1 मंथ के बाद। ये पैसा देगा 15/5/2026 को जो है ये पैसा देगा। फिर तो अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, सेल्स किस दिन लिखेंगे? हमारा बही खाता में सामान बेचे बोल के किस दिन लिखेंगे? ठीक है, तो अकाउंट्स बोलता है किस दिन रिकॉर्ड करना चाहिए? सेल्स हुआ, ना कि दिन पैसा मिला। पैसा जिस दिन मिला उस दिन सेल्स नहीं लिखते, सेल्स कब लिखते हैं? हुआ। फिर तो अगर अप्रैल में सेल्स हुआ और पैसा मिलेगा मई में, सेल्स कब रिकॉर्ड होगा? सेल्स अप्रैल में ही रिकॉर्ड होगा, ना कि मई में। वही खाता में सामान बेचा बोल के कब लिखूंगा, बिक्री हुआ बोल के कब लिखूंगा? अप्रैल में लिखूंगा, ना कि। फिर दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। एक और एग्जांपल बताऊंगा, बस उतना ही है, इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक ना? सेकंड एग्जांपल ध्यान से सुनना। सेकंड एग्जांपल, तो चलो मेरे दुकान में एक कस्टमर आया, बोला कि ये वाला, एक पर्टिकुलर मार्कर दिखाया, बोला ये वाला मार्कर है क्या? बोला ये मार्कर तो माना पड़ेगा। बोला ठीक है मंगवा दो, चलो एडवांस पैसा। मुझे एडवांस में पैसा दे दिया। ठीक है, अप्रैल में क्या किया? एडवांस में पैसा मिल गया, एडवांस पूरा पैसा एडवांस दे दिया, 500 रुपए का है, पूरा 500 रुपए एडवांस दे दिया मुझे, मंगवा देना था। मैं बोला 2 महीना लगेगा सामान आने में। बात, मैं सामान ऑर्डर दे दिया, सामान जून में आया और जून में मैं सामान उसको, तो सेल्स कब रिकॉर्ड होगा? अप्रैल में या जून? आंसर इज सेल्स रिकॉर्ड होगा कब? जून में, ना कि। समझ में आ रहा है? तो पैसा कब मिला उससे मतलब है ही नहीं, बोलने का ये मतलब। ठीक है, दोनों एग्जांपल में मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग व्हेन टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर पैसा बाद में मिलता तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन सामान बेचे उस दिन रिकॉर्ड करेंगे, पैसा बाद में मिला कोई बात नहीं, पैसा मिलने से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, पैसा पहले से मिल गया है, सामान बाद में बेचे, तो जिस दिन सामान बेचे उस दिन सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे, ना कि पैसा। फिर तो इन अकाउंट्स रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, सेल्स इज रिकॉर्डेड व्हेन द सेल्स, जब सामान बेचे तब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते। ऐसा हो सकता है कि पैसा बाद में मिले, एग्जाम्पल नंबर 1, या ऐसा भी हो सकता है पैसा पहले से मिल जाए, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, पैसा कब मिला उससे फर्क नहीं पड़ता, हम सेल्स को कब रिकॉर्ड करते हैं? जब एक्चुअल में सेल्स हुआ। फिर राइट, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट। दो एग्जाम्पल है, वही दो एग्जाम्पल है जो मैं बताया अभी तुम। एग्जाम्पल एक बाद में पैसा मिलने का एग्जाम्पल है और एक पहले पैसा मिलने का।
क्या लिखना कंप्लीटेड? तो चीज जो एक दो एग्जाम्पल दिया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार फटाफट से। पहला, अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट एक ही। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड, रेवेन्यू मतलब सेल्स, रिकॉग्नाइज्ड का मतलब कब लिखे, ठीक है। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड, जब ट्रांजैक्शन हुआ, जब सेल्स हुआ, तब हम सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन ये बताता है कि सेल्स को कब रिकॉर्ड करना है। रेवेन्यू मतलब सेल, रिकॉग्नाइज मतलब टू रिकॉर्ड समथिंग। कब रिकॉर्ड करना है? व्हेन अ ट्रांजैक्शन एंटर्ड, जब ट्रांजैक्शन हुआ, जब सेल्स हुआ। इट इज इररेलेवेंट, इररेलेवेंट का मतलब फर्क नहीं पड़ता। किस बात से फर्क नहीं पड़ता? पैसा मिला या नहीं मिला, मनी से फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है पैसा उसी समय मिल जाए, हो सकता है पैसा बाद में मिले, या ऐसा भी हो सकता है पैसा एडवांस में मिले। कोई भी सिचुएशन हो सकता है, पैसा पहले से मिला हो, पैसा बाद में मिलेगा, या उसी समय मिला। मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट। दो एग्जांपल है यहाँ पे। पहला एग्जांपल देखना, इफ सेल इज मेड इन फेब्रुअरी, अगर सामान बेचे हैं फरवरी में, ठीक है, फरवरी में सेल्स हुआ है और पैसा मिला है जून में, सेल्स को कब रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे जब सेल्स हुआ, ना कि क्लियर। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, इफ मनी एडवांस इन जनवरी, पर पैसा पहले मिल गया, जनवरी में पैसा मिल गया, बट एक्चुअल सेल वाज मेड इन मई, लेकिन सामान हम बेचे हैं मई में, तो सेल्स कब रिकॉर्ड होगा? सेल्स मई में रिकॉर्ड होगा, ना कि जनवरी। क्लियर है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मनी को इंपॉर्टेंस देता है ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट मानता है मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट। क्लियर है? So this is all about the sixth accounting principle called as revenue recognition. क्लियर है? इतना पढ़ेंगे आज, आज बाकी विल कंटिन्यू फॉर पॉइंट नंबर 7 इन द नेक्स्ट क्लास। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव फॉर टुडे। आज इतना ही पढ़ेंगे 45 मिनट्स, नेक्स्ट क्लास से जैसे पढ़ते हैं वैसे।